Dear students, you all are welcome in my YouTube channel. मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन को कैसे थोड़ा ट्रिक लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। आजकल बहुत से एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं जहाँ पे आपको MCQ पूछे जा सकते हैं। टॉपिक का सब्जेक्ट का नॉलेज रहना वो तो इम्पॉर्टेंट है, बट आपको MCQ सॉल्व करने में कुछ ट्रिक्स भी यूज़ करनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स के साथ इस वीडियो में मैं आपको ये समझाती हूँ। कुछ रूल्स फॉलो कीजिए आप MCQ सॉल्व करने के समय। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को कई बार रीड कीजिए। होता है कि हमें आंसर देख के ऐसा लगता है कि ये आंसर मुझे आता है और हम उसको फटाक से सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन होता है और उसके 3-4 ऑप्शंस होते हैं ABCD, ABCDE और ABC एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमें ऐसा देख के लगता है कि ये आंसर मुझे आता है और आप उसको फटाक से सेलेक्ट करने की जल्दीबाजी में गलत आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रूल इज़ क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार या 3 बार प्रॉपरली रीड कीजिए, फिर उसके आंसर्स को पढ़िए। अब हम जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे मैं आपको टिप्स देती जाऊंगी। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइनेंशियल डेरिवेटिव इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट such as a future option or warrant whose value derives from and is depends on the value of an underlying asset. Asset cannot be stock, currency, commodity and gains. इस क्वेश्चन में अगर हमने जल्दीबाजी की होगी तो हमने नॉट को इग्नोर किया रहेगा, बट अगर हम इसको केयरफुली पढ़ेंगे तो एसेट कैन नॉट बी। Stock can be underlying asset, currency can be underlying asset of derivatives and commodity can be underlying asset in derivative contracts. Only gains cannot be the underlying asset. So our answer will be D, gains. Now next question. Financial derivatives includes stock, bonds, forward contract. बोथ ऑप्शन A एंड ऑप्शन B बोथ आर ट्रू, ऐसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या क्या आता है? स्टॉक, बॉन्ड। क्या ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। द आंसर इज C, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर द डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या आएगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक और बॉन्ड क्या हो गए? अंडरलाइंग एसेट। तो अगर आपने आंसर डी को सेलेक्ट किया रहता जहाँ पे आपको ऑप्शन A एंड B बोथ आर ट्रू लिखा है तो आपका आंसर गलत हो जाता। इसीलिए कभी भी MCQ सॉल्व करते समय हड़बड़ी नहीं करना है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड, तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या क्या आते हैं? फ्यूचर, ऑप्शन एंड forward. Our answer is C. The correct answer is C. Now let us see the third example. By hedging a portfolio, a bank manager reduces interest rate risk, increases reinvestment risk, increases exchange rate risk, increases the probability of gains. दिस इज़ वेरी सिंपल एंड लॉजिकल आंसर। यहाँ तो कुछ भी आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हेजिंग का वर्ड आता है वैसे ही वहाँ पे हेजिंग इज़ रिलेटेड टू रिड्यूस, इंक्रीज़ का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बहुत बार हमको नॉलेज के साथ साथ लॉजिक अप्लाई करना होता है। हियर इन आवर दिस क्वेश्चन, बाय हेजिंग अ पोर्टफोलियो अ बैंक मैनेजर रिड्यूसेस इंटरेस्ट रेट रिस्क। Like this. Now our next question, fourth question, is the hedging in the future market. First, eliminates the opportunity for gains, eliminates the opportunity for losses, increasing the
increases the earnings potential of the portfolio, and D, does both A and B of the above. So hedging in the future market, अभी हमने जैसे बोला कि वो रिस्क को रिड्यूस करता है, लेकिन हमारा फाइनेंस का प्रिंसिपल बोलता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लेसर द रिस्क लेसर द रिटर्न. सो therefore our answer, our option A eliminates the opportunity for gains. Yes, हमने गेन्स की अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, एंड देन एलिमिनेट्स द अपॉर्चुनिटी टू लूज़. हमने गेन और लूज़ दोनों अपॉर्चुनिटी को मिस किया है हेज करके. सो आंसर A and B both are correct. So our choice will be D. Right? I hope you all are enjoying and understanding what I want to say in this video. The question number 5th, a contract that requires the investor to buy securities on a future date is called a short contract, a long contract, hedge or cross. Obviously हमें फ्यूचर डेट पे कुछ सिक्योरिटीज़ को बाय करना है. हमें सिक्योरिटीज़ को आज अगर बाय करना होता तो वो स्पॉट मार्केट होता, बट हमें सिक्योरिटीज़ को फ्यूचर में बाय करना है. तो फ्यूचर में बाय करना है तो वी विल गो फॉर डेरिवेटिव्स. अब यहाँ पे जब हमारा बाय आ गया तो इट विल बी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट. अगर मैं बोलूँगी मुझे सेल करना है तो इट विल बी शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट. सो आंसर विल बी बी. यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए था और ऑप्शंस तो क्लियर थे. राइट? अ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स दैट द इन्वेस्टर सेल सिक्योरिटीज़ इन द फ्यूचर मार्केट. ऑप्शन ए था सेल सिक्योरिटीज़ इन द फ्यूचर मार्केट. ऑप्शन बी बाय सिक्योरिटीज़ इन द फ्यूचर मार्केट. सी हेज इन द फ्यूचर मार्केट. डी close out his position in the future. A short contract की बात कर रहे हैं हम. requires that the investor, short contract में investor क्या चाहता है? sell securities in the future. So answer will be A. buy securities in the future होगा क्या? नहीं. hedge in the future होगा क्या? नहीं. close out this position in future होगा क्या? नहीं. So answer will be A. Let us see the next question. Question number 7. A disadvantage of a forward contract is that it may be difficult to locate a counterparty. कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या देखना है मुझे? डिसएडवांटेज. सो it may be difficult to locate a counterparty. The forward market suffers from lack of liquidity. These contracts have default risk. And D, all of the above. अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स आपको पता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है हमें पता है, उसका एडवांटेज पता है, हमें डिसएडवांटेज भी पता है. ध्यान से देखेंगे हम. डिसएडवांटेज, यस, काउंटर पार्टी को हमें ढूंढना पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज है. यस, देन सो आंसर ए विल बी राइट. फॉरवर्ड मार्केट सफ़र्स फ्रॉम लैक ऑफ लिक्विडिटी. यस, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैव डिफ़ॉल्ट रिस्क. काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट रिस्क इज देयर इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव. जनरली ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कुछ ऑल ऑफ द अबव ही रहते हैं, बट फिर भी हमें रैंडमली बिना पढ़े बिना समझे टिक नहीं करना चाहिए. उसको 2 बार 3 बार पढ़ के आराम से. यूजुअली आपको जब ऑप्शंस वाले MCQ वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, इसमें आपके पास भरपूर समय होता है. अगर आप 20 क्वेश्चंस का पेपर है और आपको 35 मिनट्स 40 मिनट्स दिए जा रहे हैं,
सो आपके पास भरपूर टाइम होता है, सिर्फ एक टिक लगाने के लिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सो नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 8, द एडवांटेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इज दैट दे। अभी ध्यान से देखने वाली बात है कि हमने यहाँ पे सिर्फ एडवांटेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछा है, हमने पूछा है कि द एडवांटेज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज दैट दे आर स्टैंडर्डाइज्ड, they have lower default risk, are more flexible. Option D, both A and B are true. स्टैंडर्ड होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, येस। दे हैव लोअर डिफ़ॉल्ट रिस्क, येस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क, काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होती है। सी, आर मोर फ्लैक्सिबल, बट अगर मैं सी को टिक करती हूँ तो मेरा ए और बी ऑप्शन टिक नहीं होता है ना। दे आर मोर फ्लैक्सिबल नहीं है क्योंकि वो स्टैंडर्ड होते हैं, उनके फॉर्मेट बने हुए होते हैं। सो दे आर नॉट फ्लैक्सिबल, हमारे चॉइस के हिसाब से हम उसमें तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। सो येस, आवर आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। आ रही है बात समझ में धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 9, पार्टीज हु हैव बॉट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर बाई एग्री टू स्पेस है वहाँ पे, टेक डिलीवरी ऑफ द बॉन्ड एंड शेयर सेड टू हैव टेकन अ, फिर से स्पेस पोजीशन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा समझ में नहीं आएगा ऐसा लगता है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। पार्टीज हु हैव बॉट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी है जिसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बॉट किया है, एंड देयर बाय दे एग्री टू। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या करने के लिए एग्री हुए हैं ये हमें ढूंढ के निकालना है। ऑप्शन ए में दिया है सेल एंड शॉर्ट, बाय एंड शॉर्ट, सेल एंड लॉन्ग, बाय एंड लॉन्ग, ऐसे हमारे ऑप्शन ए बी सी डी है। सो फ्यूचर में मुझे पहले बॉट करना है, आई हैव टू बॉट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बॉट मतलब बाय हो गया, और रेडी टू मुझे क्या करना है, डिलीवरी देना है, ठीक है। सो मेरा आंसर होगा डी, बाय एंड लॉन्ग। यहाँ पे कोई भी सेलिंग या शॉर्ट की बात नहीं आ रही है, इसलिए दोनों टर्म हमारे यूज़ हो रहे हैं, बाय एंड लॉन्ग। सो 9th का आंसर है डी, बाय एंड लॉन्ग। देन 10th क्वेश्चन नंबर 10, on the expiration date of a future contract, the price of the contract, ऑप्शन ए, हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, always equals the purchase price of the contract. B, always equals the average price over the life of the contract. C, always equals the price of the underlying asset. D, always equals the average of the purchase price and the price of the underlying asset. बी को हम देखते हैं, ऑलवेज इक्वल टू एवरेज प्राइस ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एवरेज प्राइस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सी, ऑलवेज इक्वल द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट। हो सकता है ए, ऑलवेज इक्वल द परचेज प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परचेज प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बराबर इक्वल कैसे होगा, है ना, उसमें बाय सेल होते रहेंगे तो वो कम होगा या ज़्यादा होगा। सो आंसर ए हो ही नहीं सकता। आंसर डी, ऑलवेज इक्वल द एवरेज ऑफ द परचेज प्राइस एंड द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, इन दोनों का एवरेज मिला के कैसे होगा। सो आंसर इज सी, ऑलवेज इक्वल द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। क्यों? क्योंकि जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू होता है वो कैसे डिराइव होता है, उसमें दो वैल्यूज़ इंक्लूड होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जैसे जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नियर टू एक्सपायरी आता है वैसे वैसे उसमें कॉस्ट ऑफ कैरी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी
ख़त्म होने लगता है उसमें सिर्फ उसकी इंट्रांसिक वैल्यू बचती है। इंट्रांसिक वैल्यू यूजुअली कैसे आएगी, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है और जो स्पॉट प्राइस है वो दोनों का गैप ऑलमोस्ट ओवर एंड ऑल, उसमें बाद में इंटरेस्ट रेट भी इंक्लूड करते हैं हम, बट नियर बाय हमारा वो जो गैप है वो स्ट्राइक प्राइस और अंडरलाइंग एसेट का जो गैप होता है वो हमारा कॉल का प्रीमियम का वैल्यू होता है एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपायरेशन डेट के पास। सो आंसर सी, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द एक्सपायरेशन डेट ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आंसर विल बी कंटिन्यू ऑलवेज इक्वल द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।